नमस्कार। आज हिंदी साहित्य की हम मैराथन क्लास चालू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के मैराथन के इस क्लास में जितने भी प्रश्न अभी तक लगभग बने हुए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा डी तासी ने। दूसरा प्रश्न ये है, इसमें 400 से या 300 या 400 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न बने हुए हैं उसी एग्ज़ाम से डायरेक्ट उठाकर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये हमारे अनुसार कोई भी प्रश्न नहीं है, सभी के सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवाएंगे आज, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है या कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो जोहन जोशुआ केटलर, ये पुर्तगाल के थे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ये कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा ने। 7वां प्रश्न हम देखते हैं कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट। 8वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया था? तो जॉन गिलक्रिस्ट ने। ये जो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, इन्हीं ने हिंदी का खड़ी बोली का पहली बार प्रयोग किया था। तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो नाचिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नाचिकेतोपाख्यान। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के शिक्षक कौन थे? कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें हिंदी के शिक्षक कौन थे? तो सदल मिश्र। प्रेम सागर की रचना किसने की है? लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की है। इन सभी प्रश्नों का एक अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। हम नीचे लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो 13वां प्रश्न है, इन सभी का अलग अलग हम वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास। आप हमारे चैनल पे जाइए, हिंदी साहित्य के इतिहास नामक उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसी में सब कुछ वीडियो क्रम से लिखा गया है, 1 2 3 4 करके। 13वां प्रश्न देखते हैं, रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो इंसान अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसान अल्लाह खां की। सुख सागर किसकी रचना है? तो सदा सुख लाल की। सुख सागर किसकी रचना है? तो सदा सुख लाल की। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी जी की। आदिकाल या इसी को प्रारंभिक काल या इसी को प्रथम काल कहा गया है। आदिकाल को ही प्रारंभिक काल, उसी को प्रथम काल कहा गया है। तो विभिन्न विद्वान अपने अपने मत के अनुसार, विभिन्न विद्वानों के मतानुसार जो इसका नाम किया गया है, आदिकाल जैसे प्रारंभिक काल या प्रथम काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा। तो देखते हैं, सिद्ध सामंत युग आदिकाल या प्रारंभिक काल या प्रथम काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। आप लोग अगर इसी तरह बढ़िया से इसको, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं लेखपाल की या यूपी सिपाही की या किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी साहित्य पूछता हो, तो आप लोग उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, उनको ज़रूर लाभ होगा। और आप लोग इसी तरह अगर सपोर्ट बनाए रहेंगे तो हम आपको हिंदी व्याकरण की अलग से वीडियो उपलब्ध करवाएंगे।
यूट्यूब पर अभी हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण की बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा पाया है आपको। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको जो भी सिखाएंगे, ये आप देख लीजिए, जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास में जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं सबको उठा के लाए हैं, आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसके बाद जितनी जैसे व्याकरण, हिंदी व्याकरण जब आप लोग इस पे सपोर्ट बनवाएंगे, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, तो हम हिंदी व्याकरण की अलग से वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग यूट्यूब पर जितना भी देखे हैं इससे बेहतर नहीं देखेंगे, ये दावा है हमारा। तो देखिए 17वां प्रश्न देखते हैं। संधि काल एवं चारण काल। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आदिकाल को, आदिकाल का ही नाम प्रारंभिक काल है, उसी का नाम प्रथम काल भी है। तो बीज वपन काल किसने कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। आदिकाल को, आदिकाल, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 23वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पतंजलि ने। पतंजलि मंजन वाला मत समझिएगा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पतंजलि ने। आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग इस पेज को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जो हिंदी व्याकरण की वीडियो उपलब्ध होगी आपको सबसे पहले मिले। 24वां प्रश्न हम देखते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है? तो अवहट्ट भाषा से क्या मतलब है? तो ग्रामीण अपभ्रंश। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद थे। 26वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि या सहजयान के प्रवर्तक या सिद्धों के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपा। तीनों को, हिंदी के प्रथम कवि भी यही है और सहजयान के प्रवर्तक भी यही हैं और सिद्धों के प्रथम कवि भी यही हैं, सरहपा, जिनको कहा जाता है, जिसका नाम है सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है? हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है? तो स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो। सर्वप्रथम मुकरी लिखने का प्रयास किसने किया था? तो अमीर खुसरो। 31वां प्रश्न हो गया है कि सर्वप्रथम मुकरी लिखने का प्रयास किसने किया था? तो अमीर खुसरो जी ने। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इस पेज को लाइक करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। जितना आप इस पे प्यार देंगे, आप जितना भी अधिक से अधिक लोग देखेंगे, तो हम इससे प्रेरित होकर हिंदी व्याकरण के ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं 32वां प्रश्न। गद्य एवं पद्य मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है? गद्य एवं पद्य मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है? तो चंपू शैली कहा जाता है। राउल बेल रचना लिखी गई है चंपू शैली में। ये टीजीटी का प्रश्न है कि राउल बेल रचना लिखी गई है चंपू शैली में। रासो ग्रंथ की भाषा है डिंगल पिंगल। ये राउल बेल और रासो ग्रंथ की भाषा ये डिंगल पिंगल, ये दोनों प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। बीसल देव रासो नरपत नाल। बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसे कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न हम देखते हैं कि परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक जी की परमाल रासो है। 39वां प्रश्न है खुमार रासो किसकी रचना है? दलपत विजय। खुमार रासो दलपत विजय की है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ।
नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ। 41वां प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। कहीं कहीं मत्स्येंद्रनाथ भी लिखा रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। अलवर भक्तों, जिन्हें वैष्णव भी कहा जाता है, की संख्या कितनी थी? 12। अलवर भक्तों जिन्हें वैष्णव भी कहा जाता है की संख्या 12 थी। कोई भाई मेरे या कोई बहन मेरे जो पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहा है, उसको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हो सकता है ये वीडियो आधा घंटा या 1 घंटा का हो, तो आपको इससे बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। 46वां प्रश्न हम देखते हैं कि ज्ञान बोध और भक्ति विवेक, ज्ञान बोध और भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलूक दास जी की रचना है। सधुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं? सधुक्कड़ी भाषा कबीरदास जी अधिकतर सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। तो सधुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं? जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था या किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के बाड़ी का संग्रह बीजक कितने भागों में है? 3 भागों में। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। 51वां प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन है? यह कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन है? तो यूसुफ जुलेखा। हिंदी में प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम कवि कौन है? कुतुबन। हिंदी में प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो कुतुबन। हम कम्युनिटी पोस्ट भी करते हैं जिसमें ये वाला प्रश्न हम डाले थे, तो उसमें से 100 या 150 में से मात्र 3 से 5% ही सही उत्तर दे पाए थे। तो आप तैयारी जान सकते हैं कि कितने लोगों की कितनी तैयारी है। प्रेमाख्यान परंपरा के पहली रचना मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन सी है? मृगावती कुतुबन जी की रचना है। पद्मावत प्लस कहरनामा किसकी रचना है? पद्मावत तो सब जानते होंगे, लेकिन कहरनामा कोई कोई जानता होगा। किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। चित्रावली के रचनाकार कौन है? तो उस्मान। चित्रावली के रचनाकार कौन है? तो उस्मान जी हैं। इंद्रावती किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। 57वां प्रश्न हम देखते हैं, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। इनका कवि नाम है रसखान, इनका कवि नाम है। ओरिजिनल नाम इनका, मुख्य नाम इनका सैयद इब्राहिम था। तो सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? नंददास। और मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। अब मीराबाई की रचना कौन सी है? रुक्मणी मंगल। या रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? मीराबाई जी की। और ये जो रैदास जी हैं, ये रैदास जी प्लस इनके साथ में कबीरदास जी, रैदास जी, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य का नाम बताइए? तो कबीरदास जी और रैदास जी। रुद्र संप्रदाय, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। और राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश।
शुद्ध अद्वैत दर्श या शुद्धाद्वैत दर्श के प्रवर्तक श्रीमद् वल्लभाचार्य। अष्टछाप के प्रवर्तक विट्ठलनाथ। आप जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी यार मित्र हैं, सबको ये वीडियो उपलब्ध हो जाए, ताकि वो लोग भी इसका आनंद उठा पाएँ। अब देखते हैं रीतकालीन कवि पर। रीतकालीन कवि, आप लोग से गुजारिश है कि ये लाइक करिए। रीतकालीन कवियों पर हम चर्चा करते हैं। बिहारी रीतकालीन कवि कौन कौन से हैं? कभी कभी प्रश्न दे देता है, उसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से ये आपको चूज़ करना है कि इसमें से कौन से कवि रीतकालीन है, कौन से कवि रीतकालीन नहीं है। कभी तो 1 दे देता है, कभी 3 दे के 1 नहीं देता है, तो उसमें समस्या हो जाती है। तो रीतकालीन कवि हम देख लेते हैं। बिहारी है, मतिराम है, भूषण है, घनानंद है। एक ट्रिक बनाए हैं कि बिहारी की मति मारी गई थी जो घनानंद को अपना आभूषण दिए। बिहारी की मति मारी गई थी जो घनानंद को अपना आभूषण दिए। बिहारी, मतिराम, भूषण और घनानंद रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवियों का या रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा था? सवैया। रीतकालीन की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। रीतकालीन को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीतकालीन को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा? इसमें रा का ला लिख उठा है। श्रृंगार काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। केशव जी की रचनाएं देख लेते हैं। विज्ञान गीता, कवि प्रिय, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, ये केशव जी की रचनाएं हैं। छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रीतबद्ध कवि भिखारी दास की रचना कौन है? भिखारी दास पहली बात तो रीतबद्ध कवि है। इनकी रचना कौन सी है? शतरंज शतिका। अब भूषण का हम वास्तविक नाम देख लेते हैं। तो इनका भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम दास। दरबारी कवि थे भूषण जी। दरबारी कवि थे शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे। कवि भूषण सोलंकी के राजा रुद्र ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। इनका वास्तविक नाम घनश्याम दास था। कवि भूषण की रचना देख लेते हैं। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। छत्रसाल दशक से आपको ये प्रतीत होता होगा कि ये छत्रसाल के दरबार में रहते थे, और शिवा बावनी ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। भूषण जी वीर रस में कविता लिखते थे। भूषण जी को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भूषण जी को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पद्माकर की रचना हम देख लेते हैं। प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। पद्माकर की रचना देख लेते हैं। प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। आचार्य देव की रचना हम देख लेते हैं। अष्टयाम, जाति विलास, सुजान बोध, सुजान विनोद और काव्य रसायन। आचार्य देव की रचना देख लेते हैं। अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद और काव्य रसायन। आइए चर्चा करते हैं रीतिमुक्त कवियों पर। तो घनानंद जो कि रीतिमुक्त कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? घनानंद की प्रेमिका का नाम बताइए। सुजान। इन्हीं के ऊपर सुजान सागर ये लिखे हुए हैं। सुजान जो कि घनानंद की प्रेमिका का नाम था। सुजान सागर जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, कौन लिखा है उसको? घनानंद जी ने। सुजान चरित, इसमें देखने की बात यह है कि सुजान सागर घनानंद ने लिखा है और सुजान चरित किसने लिखा है? सूदन ने। रीत सिद्ध कवि देखते हैं तो बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। बिहारी सतसई है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है और 719 दोहे हैं। बिहारी की रचना बिहारी सतसई है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। 719 दोहे हैं इसमें। बिहारी की कभी कभी पूछ लेता है कि बिहारी किस कौन से कवि हैं? तो रीत सिद्ध कवि हैं और ब्रज भाषा में लिखा, ये दोहे ब्रज भाषा में लिखे हैं। आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। देखते हैं इनके काल की
कवियों पर चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं आधुनिक काल के कवियों पर। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी है? उद्धव शतक। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को करवा रहे हैं, सब के सब आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पे डाके या किसी भी किताब से ढूंढ लीजिए। सब के सब प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, फालतू हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका किसकी है? साहित्य सुधा निधि, ये मासिक पत्रिका आती थी। इसके पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रत्नाकर जी थे। भारतेंदु युग देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र तदीय समाज की स्थापना की थी। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो तदीय समाज की स्थापना इन्होंने की। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में स्वयं अभिनय किया। इन्हें नवजागरण के अग्रदूत कवि भी कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की विषय में ये बातें हैं। तदीय समाज की स्थापना की, जानकी मंगल में खुद अभिनय किया और नवजागरण के अग्रदूत कवि भी कहा जाता है इन्हें। आइए अब देखते हैं भारतेंदु युग की पहली उपन्यास कौन सी है? तो लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु भारतेंदु युग की पहली उपन्यास है। और संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर दोनों के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम जी ने। अब हम पहुंच गए द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक और संपत्ति शास्त्र के रचयिता भी। आइए चर्चा करते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला जी की है। जूही की कली किसकी रचना है? निराला जी की। और खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और प्रिय प्रवास, ये सब किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। भारत भारती, साकेत, किसान, जयद्रथ वध खंड काव्य है। किसकी रचना है? भारत भारती, साकेत, किसान, जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो साकेत है, किसका संबंध है? मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का संबंध किससे है? तो लक्ष्मण और उर्मिला जी से। छायावादी युग के कवियों पर हम प्रकाश डालते हैं। तो प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग की पहली रचना कौन सी है? झरना। ध्यान दीजिए, छायावादी युग की पहली रचना कौन सी है? झरना। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हम देख लेते हैं। उर्वशी, अयोध्या का उद्धार, झरना जो कि छायावादी युग की पहली रचना है, आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, इरावती। इरावती जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो कि पूर्ण नहीं हुई थी। तो ये हुए जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। आइए चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं पर। तो निहार प्रथम काव्य संकलन। महादेवी वर्मा जी की पहली रचना कौन सी है? निहार। रश्मि, इनकी रचना रश्मि भी है, इनकी रचना नीरजा भी है, शांत गीत भी इन्हीं की रचना है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला जी की। निराला जी की रचना है राम की शक्ति। चर्चा करते हैं अब सुमित्रा नंदन पंत पर, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा इनको जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी। पहला प्रश्न इसी से हो गया। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा,
चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन के लिए पंत जी को सोवियत पुरस्कार मिला था। इनकी रचना है ग्राम्या गिरजे की घंटी, जो कि 1916 में लिखा गया था। ये सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना है। युगांत, गुंजन और स्वर्ण किरण, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं इनकी रचनाओं पर। आइए प्रकाश डालते हैं। कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, लोकायतन, ग्राम्या, गिरजे की घंटी, युगांत, गुंजन, स्वर्ण किरण, ये है सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं। आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं पे चर्चा करते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। इनकी रचना है तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है तुलसीदास। कुकुरमुत्ता भी इन्हीं की रचना है। बादल राग और पंचवटी प्रसंग। यहाँ पे एक नीचे हम लिख दिए हैं कि पंचवटी के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, लेकिन पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था, तो डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, तो डॉक्टर नागेंद्र। आइए अब चर्चा करते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो नागार्जुन जी हैं। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र जी है। इनका वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। अब देखते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की। बहुत लोग जानते हैं इसको, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। चाँद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। आप लोग से बस यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारे इस वीडियो का प्रसार भी हो सके और आपके जितने हित मित्र हैं सबको या सबके पास ये वीडियो पहुंच भी जाए, सब कोई इसका लाभ उठाए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज तक इससे बढ़िया मैराथन क्लास नहीं देखे होंगे आप लोग। हम आपको जितने भी क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं इनकी देख लेते हैं। रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, शामधेनी है, दिल्ली है, परशुराम की प्रतीक्षा। इनकी रचना है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हम देख लेते हैं। रेणुका, कुरुक्षेत्र, शामधेनी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। हमारे चैनल का नाम है डिशन GOB एग्जाम। आप लोग इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हिंदी व्याकरण की जो भी वीडियो हम उपलब्ध करवाएंगे आपको सबसे पहले मिले। आप लोग इस वीडियो का जितना से ज़्यादा प्रसार करेंगे, हम उतनी जल्दी आपको हिंदी साहित्य, ये तो हो जा रहा है, हम हिंदी व्याकरण की वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। प्रयोगवाद, आइए देखते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय जी। ये अज्ञेय जी हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, रघुवीर सहाय। आत्महत्या किसकी रचना है, रघुवीर सहाय। वीडियो तो आप लोग देखते हैं, ट्रेंड चला है कि सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं फ़नी वीडियो। जितने भी लोगों को 1.5 से 2 GB रोज़ मिल रहा है, उसका बेफजूल उपयोग सब लोग कर रहे हैं फ़नी वीडियो देखने के लिए। कोई अब जैसे हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं कि जितने भी, इतना मेहनत हम किए आप लोगों के लिए, इतना मेहनत किए कि जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हिंदी साहित्य का जितना भी प्रश्न एग्ज़ाम में आया हुआ है, सभी को हम कलेक्ट करके आप लोग को बिना मेहनत के आधे घंटे या 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो होगी, ये ज़्यादा नहीं होगी, तो इसमें हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आपका अगर आधे घंटे से आपका भविष्य संवर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाइए और अधिक से अधिक इसका प्रसार करिए, ताकि
आपके जितने हित मित्र हैं सभी को ये वीडियो उपलब्ध हो ताकि उनका भला हो। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। कुआनो नदी किसकी रचना है? आइए देखते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की रचना है। कुआनो नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसके काल को माना जाता है? शुक्ल युग को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आलोक पर्व, अशोक के फूल और कुटज इन्हीं की रचना है। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र जी की है। देखते हैं अगला प्रश्न। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त जी की। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त जी की। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है कौन सा? करुणालय। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है जन्मेजय का नाग यज्ञ। बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत पहले से ही। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? जितने भी विद्वान आपके साथी बनते हों, सबसे जितना 30 से 35-40 मिनट जो भी वीडियो हो, इसमें से कोई भी 1-2 प्रश्न आप उठा के देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बहुत कम ही 100% में से सिर्फ 20% ही लोगों को ये पता है। और ये अधिक से अधिक सिलेक्शन लेने की शॉर्ट जो छोटा रास्ता है यही है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों को उन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो अगर वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए तो आपसे कभी नहीं गलत होंगे। और आप कभी एग्ज़ाम में ध्यान दिए होंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन कभी पढ़े हों, उसके बाद उसको 2-4 महीना ना पढ़े हों या किसी कारण से नहीं पढ़े, एग्ज़ाम में जाने के बाद आपकी जो ऑप्शन में पहले निगाह उसी के ऊपर पड़ता है जिस पर जो आप 2-4 महीने पहले पढ़े हैं। देखते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी, किसी से पूछ लीजिएगा कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी कोई नहीं बता पाएगा। जितने भी आप देख रहे हैं सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो 2 नाटक हैं देख लेते हैं। भारत दुर्दशा और चंद्रावली, इनकी 2 नाटकें हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक का क्या नाम है? रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक का क्या नाम है? रणधीर प्रेम मोहिनी। नुक्कड़ नाटक के जनक। नुक्कड़ नाटक तो बहुत लोग देखते होंगे लेकिन उसके जनक के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो आप जान लीजिए कि नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है या किसे कहा जाता है? सफदर हाशमी को। हिंदी का पहला रेडियो नाटक का नाम। हिंदी का पहला रेडियो नाटक का नाम राधा कृष्ण है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा जी को। आधुनिक एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा जी को। यथार्थवादी एकांकी या आधुनिक एकांकी दोनों इन्हीं को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम या हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास का क्या नाम है? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु जी की है मैला आंचल। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, देखिए हम बता देते हैं आपको पढ़कर।
जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास तामस है किसकी रचना है या किसकी उपन्यास है? भीष्म साहनी की। ठेठ हिंदी में किसने उपन्यास लिखा? हरिओध ने। ठेठ हिंदी में किसने उपन्यास लिखा? तो हरिओध ने। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का क्या नाम है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। इसको आपको हम पहले ही भी बता चुके हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखा है? बनारसी दास जैन जी ने। हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखा है? तो बनारसी दास जैन जी ने। तरुण के स्वप्न किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो इंडिया गेट है उसके पीछे जो एक गुंबद बचा हुआ था जॉर्ज पंचम का, उसमें प्रतिमा लगी हुई थी। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि प्रतिमा और मूर्ति में अंतर क्या होता है। प्रतिमा और मूर्ति में आपको अंतर हम बता देते हैं। मूर्ति उसकी होती है जिसको हम नहीं देखे हैं, जैसे भगवान की मूर्ति होती है। प्रतिमा उसकी होती है जिसको हम अपने आँखों से देखे हुए हैं। सरदार पटेल जी की या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो भी प्रतिमाएं बनेंगी या जो भी उनका चित्र बनेगा उसको प्रतिमा कहते हैं। तरुण के स्वप्न किसकी रचना है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। हिंदी के पाडिन किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाडिन कहा जाता है। तो ये आपको हम आधे घंटे में उपलब्ध करवा दिए हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप लोग इस पर सपोर्ट करेंगे हमारा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचा पाएंगे, तो हम कुछ दिन बाद शुरू कर देंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण आपको इससे भी बेहतर बताएंगे। ये तो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में उन्हीं को हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए, लेकिन जब अब की बार जो आएगा, जो हिंदी व्याकरण का आएगा वीडियो, उसमें हम खुद अपना अनुभव और कुछ किताब का अनुभव उपलब्ध करवाएंगे। आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग से बस यही गुजारिश है कि जितने लोग हैं आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अपने मित्र तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक वीडियो पर प्यार दीजिए ताकि हम इससे प्रेरित होकर हिंदी व्याकरण की अगला वीडियो बनाएं। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सारी वैकेंसियाँ रुक गई हैं। तो आप लोग सिर्फ वैकेंसी देखकर मत पढ़ाई करिए, सीधी सी बात है। जो वैकेंसी देख के पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। आप लिख के ले लीजिए, सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले से पढ़ा रहता है। जो पहले से पढ़ा रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। बाद में आप पढ़ के एग्ज़ाम डेट की शुरू में लड़के क्या करते हैं, फॉर्म की डेट की देखते हैं कि कब फॉर्म आएगा, अभी तो आया नहीं है, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब आ जाएगा उसके बाद फिर भरने में 1 महीना उनका चला जाता है। 10-5 दिन तो पूछते हैं अपने मित्र से कैसे भरे कैसे ना भरे, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। नोटिफिकेशन कोई नहीं पढ़ पाएगा, बस अपने दोस्त से पूछ लेंगे क्योंकि उनके दोस्त महाज्ञानी हैं। नोटिफिकेशन क्योंकि इनको पढ़ना नहीं आता, उनके दोस्त इनको लगता है कि वो पढ़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि अब फॉर्म भर लिए, अब ये लोग बस इंतज़ार करेंगे एग्ज़ाम डेट। बस एग्ज़ाम डेट अगर 2-3 महीना लेट हो गया किसी कारण, बस ध्यान देंगे कि बस भैया अभी तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं आया, बस सरकार ये है सरकार वो है। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि अगर सरकार वैकेंसी निकाली है, आप फॉर्म भर चुके हैं, तो एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही। आप बस अपना कर्म करिए, सरकार क्या कर रही है उसको सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर सबकी नौकरी लगेगी तो आपकी भी लगेगी। आप बस अपनी तैयारी को मजबूत करिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपके एग्ज़ाम तक इतना बेहतर हो जाए ताकि आपसे कोई आगे ना निकल पाए और पहली ही बार में आप लोग सिलेक्शन पा जाएंगे।
बाहर रह के पढ़ते हैं, बहुत सारी पैसा खर्च होते हैं, दिमागी टेंशन ये वो बहुत सब। बस आप लोग ईमानदारी से 1 साल मेहनत कर लीजिए, या जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी मेहनत ईमानदारी से करिए। आपकी सफलता के 4 चाँद लग जाएंगे उस दिन जिस दिन आप नौकरी पाएंगे। बाकी फॉर्म कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब एग्ज़ाम की डेट में तो बहुत सारे लड़के बहुत निकाल देते हैं कि अभी एग्ज़ाम की डेट आया नहीं, जब आएगा तो हम पढ़ लेंगे, दिमाग ख़राब है, ये है वो है। बस दोस्त से पूछेंगे, दोस्त इनका महाज्ञानी है ही। तो यही सब है कि आप लोग बस पढ़िए। वीडियो हम आपको बता दिए हैं, आप लोग बस ये वीडियो पढ़िए, उसके बाद हिंदी साहित्य और पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हो, किताब आप पढ़िए, किसी और माध्यम से पढ़िए बस। आप जितना अधिक से अधिक पढ़ लेंगे उतना आपको काम देगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग पढ़कर नौकरी पाइए, माँ बाप की सेवा करिए। इसी साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मोटिवेशन का भी वीडियो बनाएं तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए कि मोटिवेशन का वीडियो बनाएं। आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या का निदान अगर हम हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे, अगर नहीं हो सकेगा, एक ही समस्या कई लोगों की आएगी तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।